हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बेसिकली आज का जो क्लास है वो क्लास की तरह मत देखना, ये सोचो कि एक मूवी है। ये लगभग 1.5 घंटे का मूवी है, ठीक है। उस हिसाब से देखना। और हो सकता है कि आप बी फार्म सेकंड ईयर के हो या फिर बी फार्म थर्ड ईयर के हो, इवन बी फार्म फर्स्ट ईयर के भी होंगे, तो कोई परेशानी नहीं है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकता है आपने कभी पढ़ा नहीं होगा या फिर सुना नहीं होगा, बट स्टिल आप ये क्लास कंप्लीट कीजिए, देयर इज नो इशू, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आपको यदि कोई नेटवर्क का इशू होता है आपके एंड पे, तो आपका हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है। इसका जो रिकॉर्डिंग है वो हम लोग अवेलेबल करा देंगे, देयर इज नो इशू, ठीक है। तो किसी भी तरीके की वैसी चीजें नहीं आएंगी। यदि आपके एंड पे नेटवर्क इशू आता है तो वो इसका रिकॉर्डिंग है आपको अवेलेबल होगा। इसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है। अब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकता है आप लोगों ने सुना हो सकता है नहीं सुना हो। यदि आप बी फार्म सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फर्स्ट ईयर होंगे, तो ऑफिशियली तो आपने अपने सिलेबस में नहीं पढ़ा होगा। फिर आपके मन में सवाल होगा कि सर ये तो हमने पढ़ा नहीं, हमें कैसे समझ में आएगा। तो भाई नहीं पढ़ा है तब वो समझ में, तो वो ज्यादा अच्छी बात है ना, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये चीज पढ़ने के बाद ना, इससे रिलेटेड जो भी हम लोग लिमिटेड स्टडी कर सकते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, 1-1.5 घंटे में वो सारा चीज करेंगे और आपको ये चीज डेफिनेटली समझ में आएगा। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैंने बोला कि इसको एक मूवी की तरह देखना, एक फिल्म की तरह देखना। तो ये जो टॉपिक है, ये जो हमारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है या फिर हमारा क्लास है, ये स्टार्ट होता है एक स्टोरी से। इस स्टोरी में क्या होता है कि इस स्टोरी में एक इंसान रहता है और ये उसका एक बेटा रहता है। ये उसका बेटा रहता है, ये सन है और ये फादर है, ठीक है। तो जो फादर होता है वो क्या होता है, कंजूस। कंजूस होता है। कंजूस क्या होता है पता है आप लोग को? कंजूस कौन होते हैं? कंजूस लोग कौन होते हैं, बताओ। पता है ना सबको कंजूस कौन होते हैं। तो अब क्या हुआ कि इसका जो बेटा होता है ना, इसका जो बेटा होता है वो चप्पल पहना हुआ होता है। तो इसके पिताजी ने इसके बेटे को कहा कि भाई तुम लोग जो सीढ़ी चढ़ते हो, तुम कभी ऐसे जो स्टेप्स होते हैं, नॉर्मल सीढ़ियां होती हैं स्टेप्स, तो वो चढ़ते हो तो एक सीढ़ी छोड़ करके चढ़ो। तो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ठीक है। एक सीढ़ी छोड़ करके चढ़ो। तो एक डायलॉग आपने और सुना होगा, बाप एक नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। तो फादर कंजूस था, बेटा महाकंजूस था। फादर ने उसको बोला कि एक सीढ़ी छोड़ करके चढ़ना, तो तुम्हारा जो चप्पल है, स्लीपर है, वो कम घिसेगा। तो अब ये जो बेटा था यहाँ चढ़ा, उसके बाद बोला कि पिताजी ने बोला एक सीढ़ी छोड़ करके चढ़ना तो चप्पल कम घिसेगा। अब क्या किया, बोला कि मैं 2 सीढ़ी छोड़ करके चढ़ता हूँ तो चप्पल और कम घिसेगा और ज्यादा दिन टिकेगा, हमारे पैसे और बचेंगे। तो इसको फर्स्ट से थर्ड में जाना था, लेकिन ये चला गया फर्स्ट से फोर्थ में, सीधा यहाँ चढ़ा, 1 और 2 सीढ़ी छोड़ करके। तो अब क्या हो गया, इसका चप्पल तो कम घिसा, देयर इज नो डाउट, चप्पल कम घिसेगा क्योंकि इसने 2 सीढ़ी छोड़ दिया ना। लेकिन इसका क्या हुआ, इसका जो पैंट था ना वो फट गया। जो पैंट था ना वो फट गया। क्यों? क्योंकि ज्यादा तेज बनने की कोशिश कर रहा था, तो उसका पैंट फट गया, ठीक है। तो इसलिए सिमिलर कंडीशन क्लासेस में भी होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। जो चीज आपको पढ़ाया जा रहा है, वट एवर आई एम टेलिंग, वो आपको स्टेप वाइज पढ़ना है, स्टेप वाइज पढ़ना है, ठीक है। और जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी आपके सवाल होंगे, आप ट्राई कीजिएगा कि वो सवाल आप एंड में पूछें। जो भी आपके क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आप एंड में पूछेगा तो आपके सारे सवाल का एड्रेस कर दिया जाएगा। इन बिटवीन आप क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो टॉपिक मैं ऑलरेडी आगे जाकर के कवर करने वाला होऊंगा। तो आप एक बार पूरा इत्मीनान से, बहुत अच्छे से ये आराम से सुनिए, एकदम मतलब मूवी जैसा बैठ करके देखिए। मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा कि आपको मूवी वाली फीलिंग आए। और उसके बाद फिर आप आखिरी में अपना सवाल करें। इन बिटवीन कुछ ऐसे सवाल होंगे जो जेन्यून होंगे, तो वो सवाल मैं लूंगा बीच बीच में।
बट जो सवाल जेन्युइन नहीं होंगे तो उसको मैं इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, जैसे अभी बहुत लोग सवाल कर रहे हैं कि सर इसका रिकॉर्डिंग कहाँ अवेलेबल होगा। यार ये कैसे दो कौड़ी के सवाल कर रहे हैं, ये सारे सवाल नहीं करने आपको। कहाँ पर अवेलेबल होगा, कैसे अवेलेबल होगा, सब आपको यूट्यूब में जाकर के बता दिया जाएगा, यूट्यूब में भेज दिया जाएगा, फिर आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाएगा। देयर इज नो इशू, हमारे पास बहुत सारे मीडियम है आपको इन्फॉर्म करने के। ठीक है, तो जीडीसी का यूट्यूब चैनल फॉलो करते रहिए, और बाकी आपका जो भी है इस कोर्स में जो भी नोटिफिकेशन जाता है उसमें नोटिस भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको कोर्स, मतलब आपको ये इसका रिकॉर्डिंग है किसी भी वे में आपको दे दिया जाएगा, देयर इज नो इशू। तो अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज ईएमआर। व्हाट इज ईएमआर? व्हाट इज ईएमआर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? 11th-12th में पढ़ा होगा आपने। बहुत सारे टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, जिसमें आईआर भी, इंफ्रारेड भी एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उसमें एक सर्टेन वेवलेंथ होता है और उसमें एक सर्टेन एनर्जी होती है। दो चीज होता है, वेवलेंथ होता है और उसमें क्या होता है, एनर्जी होता है। तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कैटेगराइज करेंगे। तो उसमें एक होता है गामा रेस, एक होता है एक्सरेस, एक होता है अल्ट्रावायलेट, एक होता है विजिबल, एक होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड इज अगेन कैटेगराइज्ड इनटू थ्री कैटेगरी, नियर आईआर, मिड आईआर एंड फार आईआर। फिर होता है माइक्रोवेव्स और फिर होता है रेडियो वेव्स। मतलब यहां पर आप देख रहे हैं कि जो गामा रेस है उसका जो वेवलेंथ है वो मिनिमम है। वेवलेंथ मींस इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, तो इसका जो वेवलेंथ है लैम्डा है वो मिनिमम है। और जो रेडियो वेव्स है इसका जो लैम्डा है वेवलेंथ वो मैक्सिमम है। जीपैट में एक बार इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है इस टेबल से। तो यहां पर वेवलेंथ की बात करेंगे तो गामा रेस में मिनिमम वेवलेंथ है 0.001 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ होता है इसका। ठीक है, कम वेवलेंथ होता है। और इसका जो एनर्जी होता है, गामा रेस में जो एनर्जी होता है वो हाईएस्ट होता है। एनर्जी इसमें क्या होता है, हाईएस्ट होता है गामा रेस में। इसका मतलब रेडियो वेव्स में जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, लोवेस्ट होगा। ठीक है, रेडियो वेव्स में एनर्जी क्या होगा, लोवेस्ट होता है। ठीक है, तो वेवलेंथ और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, यहां पर तीन चीज, चार चीजें होती है। एक होता है वेवलेंथ, एक होता है वेव नंबर, एक होता है फ्रीक्वेंसी और एक होता है एनर्जी। ये आपने 11th-12th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है। वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, वेवलेंथ को। उसके बाद वेव नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं न्यू बार से, न्यू बार इज इक्वल टू होता है 1/लैम्डा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं न्यू से। ठीक है, न्यू से डिनोट करते हैं। और एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं ई से। ई इज इक्वल टू होता है एच इंटू न्यू, और न्यू इज इक्वल टू होता है C/लैम्डा। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप होता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिस्कशन कर रहे हैं, तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की ही बात करेंगे। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक तो डिवाइड किया हुआ है नियर आईआर, जिसका रेंज होता है 0.8 टू 2.5 माइक्रोन। दूसरा होता है मिड आईआर, जिसका रेंज होता है 2.5 टू 15 माइक्रोन। कई बार ये बहुत सारे बुक्स में 2.5 टू 25 माइक्रोन भी दिया हुआ होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, देयर इज नो इशू। तो कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसको मानते हैं, तो वो दोनों ही सही है, उसमें गलत नहीं है। फार आईआर जो होता है 15 टू 200 माइक्रोमीटर होता है, समटाइम्स 25 टू 200 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है,
तो यहां पर जो हम लोग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज मिड IR रेंज। ये मिड IR रेंज ही हमारा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है। मिड IR रेंज ही IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है। यहाँ पर इसका जो है हमारे पास वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, इसके डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ। एक थोड़ा सा चीज इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो एक वेव्स के फॉर्म में रहता है, इस तरीके से वेव्स के फॉर्म में रहता है। तो इसमें दो ट्रफ या फिर दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। एक तरीके से समझ लो कि एक पहाड़ है, उसके बीच में नदी है, फिर पहाड़ है, नदी, तो दो पहाड़ के बीच का डिस्टेंस ले लो या फिर दो नदी के बीच का डिस्टेंस ले लो, तो उसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करेंगे। वेव नंबर क्या होगा, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, 1 बाई वेवलेंथ को हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है बेसिकली। हम लोग जो IR रेडिएशन है या फिर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका जो बेसिस होता है दैट इज वेव नंबर। इसका बेसिस होता है दैट इज वेव नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर किसी को इससे रिलेटेड कोई भी छोटा मोटा डाउट है तो पूछ लो, वो डाउट मैं ले लूंगा, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है? ओके, देयर इज नो डाउट। अब हम लोग बात करते हैं कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज क्या है, हम लोग क्यों IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास CH3OH है और H2O है, वाटर है। तो आपको एक ग्लास में, सिंपल एक ग्लास में मैं CH3OH मींस मिथेनॉल डाल के देता हूं और एक ग्लास में वाटर डाल करके देता हूं, तो उसको देख करके आपको डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, सूंघ करके हो सकता है आप डिफरेंशिएट कर लोगे कि भैया हाँ ये अल्कोहल है, अल्कोहल है करके डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेकिन यदि आपको मिथेनॉल के साथ C2H5OH, एक जगह मिथेनॉल और एक जगह इथेनॉल दे दिया जाए तो सूंघ कर भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड है, चाहे वो मिथेनॉल हो, चाहे इथेनॉल हो, चाहे वाटर हो, चाहे बेंजीन हो, कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है या फिर कोई भी वो जो कंपाउंड है वो क्या है उसको डिटरमाइन करना होगा, स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना होगा। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड यूज करते हैं। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको पूछूं कि भाई मेरा चेहरा आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, तो मेरे चेहरे में एक ऐसा चीज बताओ जो आपको दिख रहा है, एक चीज। सब लोग एक एक चीज बोलेंगे और यहां पर मैं नोट डाउन करता जाऊंगा। चश्मा दिख रहा है एक को, ठीक है, अब कोई चश्मा नहीं बोलेगा। नोज दिख रहा है, कोई बोला चश्मा में उल्टा चश्मा दिख रहा है। आईज दिख रहा है, ईयर दिख रहा है, ब्लू साइड दिख रहा है, हेड भी दिख रहा है, हेयर भी दिख रहा है, लिप्स दिख रहा है, माउथ दिख रहा है, ईयरफोन दिख रहा है। चलो चलो हो गया, बहुत कुछ दिख गया, मतलब सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप एक पेंटर के पास जाते हो, अब आप एक पेंटर के पास जाते हो, स्केच पेंटर के पास, ठीक है, मान लो मैं कहीं गुम हो गया, मैं कहीं गुम हो गया, मेरा फोटो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, या फिर
आपने मेरे को कहीं पर देखा होगा या जो भी है, या फिर कई अपराधी लोग होते हैं, मैं अपने आप को अपराधी तो नहीं बोलूंगा, ठीक है, अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन लोग चोर वोर कुछ होते हैं, किसी ने कुछ देखा उसके बाद फिर पकड़ नहीं आए, तो उन लोग को क्या करते हैं, स्केच पेंटर के पास जाते हैं जो स्केच बनाते हैं, तो उनको क्या बनाते बताते हैं कि भैया वो ऐसा पहना हुआ था, उसका बाल इतना बड़ा था, ऐसा नाक था, ऐसा आंख था, ऐसा कान था, जो भी बनाते हैं, और उसके हिसाब से उसका इस तरीके से एक स्केच बनाया जाता है, ऐसा एक स्केच बनाया जाता है, आंख, इस चश्मा, जो भी है, मुंह भी था, नाक भी था, ऐसे बाल भी थे, इस तरीके से एक स्केच बना देंगे। तो स्केच बनाएंगे तो क्या होगा, ये सारे फैक्टर्स लेकर के बनाओगे तो ये जो स्केच है वो मेरे जैसा दिखेगा, डॉक्टर पीके जैसा दिखेगा, ठीक है। तो वैसे ही जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है, बेसिकली इसमें हम लोग एक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं, एक आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, और उसके एक होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और एक होता है एमएस मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो ये चार जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होते हैं, इन चारों स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का यूज करके हम लोग, ये बेंजीन है तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होगा वो डिटरमाइन कर सकते हैं, मिथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसे होगा, वाटर का स्ट्रक्चर कैसे होगा, इथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसे होगा, कोई भी हमारे पास कंपाउंड्स है, उन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो हम लोग स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। अब हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, तो ये उस पर्टिकुलर कंपाउंड का लैम्डा मैक्स बता देता है, मींस वेवलेंथ कितना है ये बता देता है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो उसका जो है ना फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो बता देता है। जैसे कि मिथेनॉल है तो OH ग्रुप होगा, और उसके बाद कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना स्ट्रेचिंग कितना बेंडिंग है वो बता देगा। स्ट्रेचिंग बेंडिंग क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। और एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस से तो दो चीज बताता है, एक तो कार्बन कहां कहां पर और कैसा कैसा कार्बन है वो बता देता है, और हाइड्रोजन कहां कहां पर है और कैसा कैसा है वो बता देता है। तो एनएमआर बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी यूजफुल होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन तो होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का पोजीशन बता दिया सारे का, तो उससे उसका स्ट्रक्चर बनाने में, मतलब जो भी कंपाउंड है उसका स्केच बनाने में काफी हमें मदद मिलता है। कंपाउंड के स्केच क्या है, बेंजीन कैसा दिखता है, तो हम लोग स्ट्रक्चर में ऐसे ही तो बनाएंगे कि ये बेंजीन है, ऐसे ही बनाएंगे ना, तो वो चीज बता देता है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है, जो पर्टिकुलर कंपाउंड है उसका मास बता देता है, जैसे बेंजीन है तो C6H6 होगा, तो 12 इंटू 6 इज इक्वल टू 72 प्लस 6 हाइड्रोजन का 6, तो ये बता देगा 78 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्ट बता देगा। अब उस कंपाउंड का हमें मॉलिक्यूलर वेट पता लग गया, उस कंपाउंड का हमें हाइड्रोजन और कार्बन पता लग गया, उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH वगैरह क्या है कैसा है वो पता लग गया, उसका लैम्डा मैक्स पता लग गया, तो हम लोग ये पता लगा सकते हैं ना कि भैया ये आदमी ऐसा होगा, ठीक है, ये आदमी या फिर ये स्ट्रक्चर इस चीज का है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आपने बता दिए, उल्टा चश्मा, नाक, आइस, ईयर, ब्लू शर्ट, और किसी ने देखा होगा कि भैया यहाँ पर शर्ट में डॉक्टर पुष्पेंद्र भी लिखा हुआ था, ऐसे करके तो बता देंगे ना कि भाई सर्च करके ये यूट्यूबर है या फिर ये जो टीचर है ये डॉक्टर पीके हो सकते हैं, उनका ही ऐसा लुक रहता है, उल्टा चश्मा वही पहनता है, पता नहीं कैसा पागल आदमी है क्यों पहनता है, बता दोगे, ठीक। तो सिमिलरली ये सारे कैरेक्टर्स लेकर के हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसी का एक टेक्निक है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो उसका फंक्शनल ग्रुप होता है, जो उस पर्टिकुलर कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप होता है उसको डिटरमाइन करने में यूज होता है। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। चैट हम कर देते हैं होस्ट एंड को होस्ट, अब एक दूसरे का चैट नहीं दिखेगा। यहां पर, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, समझ में आ रहा है अच्छे से। पूछा तो है लेकिन अभी तक हमने देखा नहीं ना चैट, अब पूछो।
प्लीज रिपीट एनएमआर। हाँ ठीक है, एनएमआर को हम रिपीट कर देते हैं। एनएमआर का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। मान लो हमारे पास ये ऐसा मिथेनॉल है, तो एनएमआर से दो टाइप का एनएमआर होता है बेसिकली जो हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं, कार्बन 13 एनएमआर और हाइड्रोजन एनएमआर या फिर प्रोटॉन एनएमआर जिसको बोलते हैं। तो प्रोटॉन एनएमआर से जो हाइड्रोजन है, जितने कौन से टाइप के कैसे हाइड्रोजन है वो सारा बता देगा एनएमआर, और एक कार्बन कैसा वाला कार्बन है उसके साथ कितने हाइड्रोजन है वो वाला ये बता देगा। ठीक है, तो एनएमआर से मेनली कार्बन और हाइड्रोजन का इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप जो भी होते हैं उसके लिए होता है, उसका हम लोग डिस्कशन आज के वीडियो के एंड में करेंगे, मतलब इस लेक्चर के एंड में करेंगे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन नहीं तो फिर वो कंजूस वाली कहानी हो जाएगी। स्ट्रेचिंग बेंडिंग, ठीक है, ओके, चलो पढ़ेंगे अभी। तो यहां तक कंप्लीट हो गया है, सबको समझ में आ गया है ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक चीज मैं और बताना भूल गया तुम लोग को। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी उन्हीं कंपाउंड्स में होता है जिसमें डाइपोल मूवमेंट होता है, जिसमें डाइपोल मूवमेंट होता है वही कंपाउंड आईआर में एक्टिव होते हैं, ठीक है। और जिसमें डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा वो आईआर में एक्टिव नहीं होंगे, उनका आईआर सिग्नल नहीं आएगा। अब फर्स्ट पॉइंट यहां पर हम लोग देखते हैं, एटम इन द मॉलिक्यूल डू नॉट रिमेन इन फिक्स्ड रिलेटिव पोजीशन बट वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो इसको ठीक से समझना, अभी मैं इसकी स्क्रीन का जो शेयरिंग है उसको स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है। मकान मालिक का जो वो था ना, फुलझड़ी लगाते हैं तो उसका ये तार निकलता है कॉपर का, काफी महंगा बिकता है, और चुरा के लाया हूं मैं और ये बनाया हूं तुम लोग के लिए, ठीक है, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। तो यहां पर देखो, मान लो ये एक कंपाउंड है, ये एक सेंटर एटम है, दिख रहा है, ये एक सेंटर एटम है, इसके साथ ये एक एटम जुड़ा हुआ है, ये एक एटम जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, ये जो कंपाउंड है यहां पर देख रहे हो कि इसका जो बॉन्ड है मैंने ऐसा कैसे बनाया है, इसको स्प्रिंग जैसा बनाया है, स्प्रिंग जैसा बनाया है। तो इसमें एक तरीके का वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होता है मतलब ये नॉर्मल ऐसे दिख रहा है, ठीक है, एक पोजीशन में दिख रहा है फिक्स, तो मान लो इसका मीन पोजीशन है। अब जब इसमें वाइब्रेशन होगा इस तरीके से, ये दिख रहा है वाइब्रेट हो रहा है, तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से, इसका जो बॉन्ड है वो वाइब्रेट होता रहता है इस तरीके से। लेकिन जब वाइब्रेट होता है उसका एक मीन पोजीशन होगा, बीच का पोजीशन होगा जहां पर वो ऐसे करके फिक्स रहेगा, जैसे यहां पर फिक्स है, अब ये वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज कहा जा रहा है। वही चीज यहां पर कहा जा रहा है, एटम इन द मॉलिक्यूल डू नॉट रिमेन इन फिक्स रिलेटिव पोजीशन बट वाइब्रेट, जो मीन पोजीशन है उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी है वो वाइब्रेट करता रहता है, ये चीज कहा जा रहा है। सेकंड पॉइंट इज दैट thus absorption of radiation will increase the vibrational energy and give rise to vibrational spectra। तो यहां पर फिर से हम लोग बात करेंगे, मान लो ये हमारा मॉलिक्यूल है, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और इसमें इस तरीके से हम लोग, कहा गया, इस तरीके रेडिएशन दिख रहा है, इस तरीके से हम लोग इसको देंगे, मान लो आईआर रेडिएशन इसमें गया, दिख रहा है रेडिएशन, ये ऐसा रेडिएशन जा रहा है, ठीक है, ये मान लो ये आपको डायरेक्ट रेडिएशन जा रहा है, इसके बीच में हम लोग मॉलिक्यूल को ले आते हैं, ये, तो जब ये रेडिएशन है इस मॉलिक्यूल में जाता है, इस मॉलिक्यूल में इस तरीके से रेडिएशन जाता है, ये, तो जब रेडिएशन जाएगा तो रेडिएशन इसको एनर्जी देगा इस मॉलिक्यूल को, तो इसका जो वाइब्रेशन हो रहा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसे और ज्यादा वाइब्रेट होने लगेगा, ये कहा जा रहा है, सिंपल चीज,
नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एट द सेम टाइप रोटेशनल एनर्जी विल आल्सो बी चेंज्ड। तो ये जो वाइब्रेशन है वो चेंज हो रहा है, तो इसमें जो भी तरीके का रोटेशन होता है, कितने तरीके का क्या रोटेशन होता है हम लोग देखेंगे। रोटेशन मतलब ये किसी भी तरीके से रोटेट होगा, किसी भी तरीके से जिसमें बॉन्ड एंगल उसका चेंज होगा, तो रोटेशनल एनर्जी भी चेंज होता है। एनर्जी मिलता है तो रोटेशनल एनर्जी भी चेंज होता है, मतलब उसमें रोटेशन भी ज्यादा होता है। तो दो तरीके के चेंज हो गए इसमें, कौन कौन सा, वाइब्रेशनल एनर्जी में, एक तो रोटेशनल एनर्जी में, दो चेंजेस। वाइब्रेशन मतलब वाइब्रेट करना, रोटेशन मतलब घूमना। These coupling of both vibrational and rotational effects result in IR spectrum। तो जब ये वाइब्रेशनल और रोटेशनल इफेक्ट करते हैं, मतलब वाइब्रेशनल और एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी में चेंज आता है, तभी हमारा वाईआर स्पेक्ट्रम आता है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास CH3OH है या फिर H2O है, तो ये अलग एनर्जी के साथ वाइब्रेट करेगा, H2O अलग एनर्जी के साथ वाइब्रेट करेगा या फिर अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा। तो कौन सा कितना फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है वो हम लोग पता लगा लेंगे, तो वो हमें पता लग जाएगा कि भैया कंपाउंड कौन सा है। सिंपल चीज है, मैं यदि केवल चिकन खाता हूं, उसमें आप में से कोई एक बंदा ले लेते हैं, कोई एक बंदा मान लो शशांक है, वो केवल अंडा खाता है, और उसके बाद फिर एक और कोई बंदा ले लेते हैं हम लोग, भाव्या है, वो केवल गोभी खाती है। तो हमें पता है ना कि सबका अलग अलग कैरेक्टर है। तो वहां पर एक जगह तुमने एग भी अंडा रख दिया, एग, एंग हो गया, E GG होता है, एग रख दिया, चिकन रख दिया, और कैबेज, गोभी, कैबेज रख दिया, तो तीनों रख दिया। तो उसमें मान लो चिकन है, मैं खा जाऊंगा, इसको शशांक खा जाएगा, इसको क्या बोला था मैं, भाव्या, बी, भाव्या खा जाएगी। तो हमें पता लग जाएगा ना कि कौन किसको खा रहा है। अब मान लो आपने कोई रेडिएशन दिया, उसमें मतलब कोई वहां पर रखा चीज, मान लो केवल अंडा रख दिया, तो अंडा इन तीनों में से कोई एक बंदा खाएगा, इन तीनों में से कोई एक बंदा खाएगा, ठीक है। तो जिसने भी अंडा खाया, आपको पता लग जाएगा भैया जो शशांक है वही अंडा को खाया होगा, क्योंकि अंडा तो वही खाता है, वही पता लग जाएगा तुम लोग को। तो सिमिलरली जितने भी कंपाउंड है, जो भी कंपाउंड है, उनका जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होता है, और उसके हिसाब से हम लोग उसको पहचान लेते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, समझ में आ गया। कोई बोल रहा है, अफेंड हो जा रहा है, एग्जाम्पल वेजिटेबल का ही दिया कीजिए। अरे भैया स्टडी है यार, मान लो यार, तुम नहीं खाते, तुमको थोड़ी खिला रहे। चलो, अब ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, देखो वेव्स के फॉर्म में है। तो इसका बीच वाला पार्ट ले लो और इसका बीच वाला, इसको हम लोग बोलेंगे एक लैम्डा, मतलब एक वेवलेंथ। या फिर इसका बीच वाला पार्ट ले लो, इसका बीच वाला पार्ट ले लो, ये भी एक लैम्डा होगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मान लो ये IR रेडिएशन है। अब ये IR रेडिएशन में क्या हो रहा है, इसमें वाइब्रेशन हो रहा है। देखो इसमें वाइब्रेशन हो रहा है ना, ऐसे हिल रहा है, वो हिल रहा है। अब क्या होगा, ये किसी कंपाउंड को हिट किया, ये किसी कंपाउंड को हिट किया, तो कंपाउंड को हिट किया, तो इसका जो वाइब्रेशनल एनर्जी है इस कंपाउंड में ट्रांसफर होगा। अब ध्यान से देखना, ये कितना हिल रहा है वो देखना। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये कंपाउंड हिल रहा है, और ये जो हिल रहा था इसका हिलना क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इसका डिक्रीज हो गया, और ये कंपाउंड का जो हिलना है वो इंक्रीज हो गया, मतलब कंपाउंड में वाइब्रेशन ज्यादा होने लगा। ठीक है, कंपाउंड में वाइब्रेशन ज्यादा होने लगा। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है शशांक है, और इसके सामने हमने अंडा रख दिया, तो ये अंडा खा लेगा। तो वैसे ही कोई भी हमारे पास IR रेडिएशन है, तो 2.5 माइक्रोन से लेकर के 25 माइक्रोन तक का कोई भी रेडिएशन है, तो ये अलग अलग वेवलेंथ का जो रेडिएशन होता है वो अलग अलग कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है।
और जब कंपाउंड उस पर्टिकुलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इस तरीके से उसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल चेंजेस आते हैं, और वहीं पर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिग्नल आ जाता है, वो बता देता है कि भैया हमने अंडा खा लिया है, ठीक है, हम खाए अंडा, ऐसे करके बोल देता है, ठीक है, कुछ छुपाता नहीं हो। तो वहीं पर जो हल्ला मचाएगा, हमने अंडा खाया, हमने अंडा खाया, हमने गोभी खाया, हमने गोभी खाया, हमने चिकन खाया, हमने चिकन खाया, तो पता लग जाएगा ना कि इसने चिकन खाया है, गोभी खाया, अंडा खाया। तो वहीं पर वो सिग्नल आ जाता है, वहीं पर आईआर का सिग्नल दे देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आईआर का सिग्नल आता है। यहां तक समझ में आ रहा है? कोई ऐसा चीज जो समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, यहाँ पर एक बढ़िया सवाल है कि रेडिएशन कैसे देते हैं। रेडिएशन कैसे देते हैं, तो एक हमारे पास सैंपल होल्डर होता है, उस सैंपल होल्डर में हम लोग सैंपल रख देते हैं, और यहाँ पर से एक रेडिएशन का बीम निकलता है, वो सैंपल को हिट करता है और ये पार होकर के इधर जाता है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, चलो मैं समझाता हूँ रेडिएशन कैसे देते हैं। मान लो ये मेरा उंगली है, मान लो ये मेरा उंगली है, दिख रहा है उंगली, दो उंगली दिख रहा है उंगली, और अभी ये डायरेक्ट रेडिएशन जा रहा है, दिख रहा है आप तक रेडिएशन दिख रहा है, ये मान लो आईआर रेडिएशन है, दिख गया। अब इसके रास्ते में सैंपल आ जाता है, ये देखो सैंपल आ गया, मेरा हाथ आ गया, तो मेरे हाथ के बीच में से हल्का हल्का लाइट दिख रहा है, बाकी लाइट मेरा हाथ ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिया कुछ लाइट आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये, लेकिन सारा नहीं दिख रहा है, पहले जैसे दिख रहा था ये ऐसे ऐसे तो नहीं दिख रहा था, अभी ऐसे दिख रहा है, हाथ आ गया तो ऐसे नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा। तो इसी तरीके से हम लोग रेडिएशन देते हैं, तो हमारा जो कंपाउंड है वो कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी रेडिएशन को जाने देता है। तो कितना रेडिएशन जा रहा है उसको मेजर कर लेता है, वहां पर जो डिटेक्टर है वो डिटेक्ट कर लेता है, मतलब रिसीवर जो वहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता लग जाता है कि भाई कितना रेडिएशन कंपाउंड ने एब्जॉर्ब किया और कौन कौन सा वेवलेंथ का रेडिएशन, कौन कौन से वेव नंबर का रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, वो हमें पता लग जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है केतन का, कैन वी यूज दिस फॉर गैस मॉलिक्यूल, इसका आंसर मैं देता हूं, ठीक है। तो यहां पर एक बढ़िया क्वेश्चन आया है कि भाई इसको हम लोग आईआर रेडिएशन को हम लोग क्या गैस के लिए यूज कर सकते हैं। तो सैंपल तीन तरीके का हो सकता है, एक तो होता है गैस, एक तो होता है लिक्विड, और एक होता है सॉलिड, ठीक है। तो जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फॉर्चुनेटली आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ओनली टेक्निक, एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग गैस को भी एनालाइज कर सकते हैं, लिक्विड को भी एनालाइज कर सकते हैं, सॉलिड को भी एनालाइज कर सकते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग गैस सैंपल को डायरेक्टली ले सकते हैं, लिक्विड सैंपल को डायरेक्टली ले सकते हैं, सॉलिड सैंपल को डायरेक्टली ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो गैस क्रोमेटोग्राफी है, जीसी गैस क्रोमेटोग्राफी, उसमें हम लोग गैस सैंपल लेते हैं, जैसे लिक्विड सैंपल तो बहुत सारे टेक्निक्स में लेते हैं, ठीक है। जो लिक्विड सैंपल है आपका, लिक्विड सैंपल है वो आपको एचपीएलसी, यूवी, इन सब में लिक्विड सैंपल लेते हैं। उसके बाद फिर एनएमआर वगैरह में, इनमें भी हम लोग लिक्विड सैंपल लेते हैं। और जो सॉलिड सैंपल है वो हम लोग, सॉलिड सैंपल हम लोग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में लेते हैं, ठीक है। तो आईआर ऐसा टेक्निक है जिसमें गैस, लिक्विड, सॉलिड तीनों ले सकते हैं। और एक बार जीपैट में क्वेश्चन आया भी, ऐसा कौन सा टेक्निक है जिसमें सब कुछ एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग टॉपिक से डेविएट नहीं करते हैं, हम लोग स्टिक रहते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी में क्या डिफरेंस है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है कोई भी चीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए और क्वांटिफिकेशन के लिए यूज होता है, और जो क्रोमेटोग्राफी है बेसिकली दैट इज फॉर सेपरेशन टेक्निक, तो उसमें सेपरेशन और क्वांटिफिकेशन होता है।
मतलब कोई मिक्सर कंपाउंड है उसको सेपरेट करने का काम आता है। ठीक है, जैसे आपने मिला दिया दाल और चावल, उसको सेपरेट करना है, जैसे चुन चुन के सेपरेट करोगे। ठीक है, वैसे ही आपने पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन को मिला दिया, इसको सेपरेट करने के लिए आप क्रोमेटोग्राफी यूज कर लोगे, वो उसको सेपरेट कर दे। तो उतना डिटेल में उधर नहीं जाते हम लोग, डेविएट नहीं होंगे। तो अब दिस कपलिंग अब बोथ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल इफेक्ट्स रिजल्ट इन द आईआर स्पेक्ट्रम। आईआर स्पेक्ट्रम हमारा आ गया, कैसे आया आपको पता लग। अब यहां पर हमने दो ग्राफ लिया है, ठीक से देखना। ग्राफ क्या है, ट्रांजिशन बिटवीन द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन कैसे होता है उसका ग्राफ है। तो कैसे होता है भाई, यहां पर देखो V इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 अलग अलग लेवल है एनर्जी का। सिमिलरली यहां भी 0 1 2 3 4। अब V क्या होता है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर होता है। यहां पर देखो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो V इज इक्वल टू 3 में बैठा हुआ है, उसके पास मतलब एनर्जी है। अच्छा, अब क्या होगा, एक हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड है, ये सैंपल है या फिर एनालाइट है, जो भी कह लो, एनालाइट है। तो इस एनालाइट के पास तो भैया कोई एनर्जी नहीं है, भूखा प्यासा बैठा हुआ है। कब हमको एनर्जी मिलेगा, तो कब हम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, उछल जाएंगे, कूद जाएंगे ऐसे करके। तो अब हुआ ये कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जा करके इस कंपाउंड को हिट किया। तो जब हिट करेगा तो क्या होगा, इस कंपाउंड को एनर्जी मिलेगा। तो यहाँ पर जो 3 लेवल में था, इसने कुछ एनर्जी अपना इधर दान कर दिया, तो अब 3 से चला गया 2 में, और ये 0 में था तो 0 से चला गया 1 में। तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। और जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, यहीं पर इसका आईआर में सिग्नल आ जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि भैया यहाँ पर कोई तो चीज हुआ है, हलचल हुआ है, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, और जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो हमें सिग्नल दे देता है, क्योंकि वहां पर ये एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो पहले तो यहाँ 3 लेवल में था, 3 से 2 में चल गया, तो हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चल जाएगा कि भैया ये वाला जो वेवलेंथ का एनर्जी है 3 से 2 में गया है। तो उसने किसी को दान किया होगा, किसको दान किया, कितना फ्रीक्वेंसी था, क्या था, वो पता लगा करके हम इस कंपाउंड को डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन कई बार यूजुअली ऐसा होना चाहिए 0 से 1 में जाना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, 0 से ये 2 में भी चला जाता है, 0 से कई बार 3 में चला जाता है डायरेक्ट। ठीक है, 0 से 2 में भी चला जाता है, 0 से 3 में भी चला जाता है। तो वैसे 0 से 1 में जाता है, तो मान लो ये 1200 न्यू बार इज इक्वल टू 1200 में आना चाहिए। तो 0 से 2 में चला जाएगा तो 1200 होगा, वो 1200 वाला ही, लेकिन उसका सिग्नल 2400 में आएगा। 3 में चला जाएगा डायरेक्टली तो होगा 1200, तो 1200 इंटू 3, 3 इज इक्वल टू 3600 में सिग्नल दे देगा डायरेक्टली, एक्साइटेड होकर के। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, सेकंड एक्साइटेड लेवल, थर्ड एक्साइटेड लेवल। इसी को आगे चल करके हम लोग फर्मी रेजोनेंस बोलते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया, कंपाउंड को मॉलिक्यूल मिल रहा है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और वहीं पर सिग्नल आ जाता है। और ये जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, फिर धीरे धीरे कोई भी एक्साइटेड स्टेट, धीरे धीरे इसका एनर्जी रिलीज हो जाएगा, धीरे धीरे एनर्जी इसका रिलीज हो जाएगा और वो नीचे ऐसे नीचे गिर जाएगा। तुम ही खुद सोचना कि अपने जगह पर जहां पर खड़े हो, ठीक है, मोबाइल रख दो और उसके बाद उस जगह पर से ऐसे उछलो, तो उछल के तुम हवा में कब तक अटकोगे, जितना एनर्जी तुम लगाओगे उसके बाद फिर धीरे से ग्राउंड स्टेट में चला जाओगे। तो ग्राउंड स्टेट में हो, वहीं से उछलोगे तो एक्साइटेड स्टेट है, वहां से नीचे आ जाओगे तो ग्राउंड स्टेट है। सिमिलरली कंपाउंड भी, इसको कहीं से एनर्जी मिला, उछल गया, ऊपर चला गया, उसके बाद फिर जब एनर्जी खत्म होता है धीरे धीरे वो नीचे आ जाता है। ठीक है, जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जहां पर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है वहीं पर आईआर का सिग्नल आता है। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। सर सिग्नल क्या इंडिकेट कर रहा है, सिग्नल का भी मैं बताऊं, ठीक है, सिग्नल का भी मैं बताने वाला हूं। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट लेवल में भी जाता है, ठीक है, लेकिन जब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट,
यूजुअली जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट लेवल होता है या फिर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट लेवल होता है, वो हम लोग का आईआर के रेंज में नहीं आता है, आईआर के रेंज में नहीं आता है। इसको जब आईआर रेंज पढ़ाऊंगा ना, तो एक बार इसको याद दिला देना, अभी मैं बता दूंगा इसको आईआर के रेंज में क्यों नहीं आता है, ठीक है, वो बता दूंगा भैया। चलो, तो यहां तक क्लियर है, किसी का कोई जेन्युइन सवाल तो दिख नहीं रहा मेरे को। वाई कंपाउंड चूज सेकंड और थर्ड लेवल, ये एक टाइप का डिफेक्ट है, ये एक टाइप का डिफेक्ट है, समझ में। तो किसी भी चीज में डिफेक्ट तो हो सकता है ना यार। चलो, अब सिग्नल की बात करते हुए सिग्नल कैसे आता है वो हम लोग देखते, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये हमारे पास एक नॉर्मल स्पेक्ट्रम है, ठीक है, नॉर्मल स्पेक्ट्रम है। तो यहां पर ये ट्रांसमिटेंस मोड में होता है, ट्रांसमिटेंस मोड में होता है। ट्रांसमिटेंस मोड मतलब ये 100% है, ये 50% है, 0% है। ट्रांसमिटेंस का मतलब मैं बता रहा हूं, ट्रांसमिटेंस 100% मतलब ये आपके पास जो ये एनर्जी जा रहा है, ये रेडिएशन जा रहा है, 100% आपके पास जा रहा है, देखो 100% आपके पास जा रहा है, बीच में कोई बाधा नहीं है। अब इसमें मैं बीच में कुछ लगा दूंगा, मान लो बीच में मैं, कहां गया रे भाई, बीच में मैं ऐसा कपड़ा लगा देता हूं, तो ये कपड़ा कुछ एनर्जी को रोक दे रहा है, ठीक है, कुछ ज्यादा ही एनर्जी को रोक दे रहा है। मान लो यहां पर मैं ये लगा देता हूं, ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी को रोक दे रहा है। मान लो ये 50% को रोक रहा है, कपड़ा लगाने पर आपको कुछ दिख रहा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा है, तो 100% ये रोक दे रहा है। तो वही चीज है, ट्रांसमिट कितना हो रहा है। तो यदि इसका सिग्नल यहां पर आता है, इसका सिग्नल ये 100 पे आता है, तो इसका मतलब 100% ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब सारा चीज आपके पास तक पहुंच रहा है, बीच में जो कंपाउंड है या सैंपल है वो कुछ भी अपने पास एब्जॉर्ब करके नहीं रख रहा है। तो ये हो गया ट्रांसमिटेंस। 50 मतलब 50% रोक रहा है, 0 मतलब सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जो कपड़ा एब्जॉर्ब कर रहा है सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, डिटेक्टर तक कुछ पहुंच ही नहीं रहा है कोई भी रेडिएशन। इसी का जो होता है एक एब्जॉर्बेंस होता है, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंस क्या होगा, यदि ट्रांसमिटेंस 0% है, मतलब कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है, मतलब 100% एब्जॉर्ब हो रहा है, जस्ट उसका अपोजिट होता है, ठीक है। 50% ट्रांसमिटेंस है तो 50% एब्जॉर्बेंस होगा। 100% ट्रांसमिटेंस है मतलब सब कुछ पार होकर के जा रहा है, इसका मतलब एब्जॉर्ब 0 हो रहा है, ठीक है। ये तो सिंपल चीज है, समझ में आ गया होगा। एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस का मतलब क्या है। चलो, अब ये हमारे पास रेडिएशन है, ये जो येलो कलर में दिख रहा है ये रेडिएशन है। तो रेडिएशन इधर से आ रहा है 100% और ये 100% पार हो जा रहा है, तो इसका सिग्नल कुछ इस तरीके से आएगा। वैसे तो आइडियली सिग्नल एकदम स्ट्रेट 100% में ऐसा आना चाहिए, लेकिन ये आइडियल कंडीशन प्रैक्टिकली जब हम लोग करते हैं तो जैसा मैंने येलो कलर से जो सिग्नल बनाया है इसी तरीके से आता है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा। अब ये जो कंपाउंड है उसको इस आईआर रेडिएशन ने हिट किया, इस कंपाउंड ने एनर्जी यहां से ट्रांसफर लिया, जैसे ही ट्रांसफर लिया तो ये 100% मान लो ट्रांसमिटेंस था, तो इसका कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन को ये जो इसके अंदर में सैंपल भरा हुआ था उसने एब्जॉर्ब किया। अब इसका कलर चेंज हो गया, देखो, तो कहीं पर ये 85% देगा, कहीं पर कितना, कहीं पर मान लो ये 75% ऐसे रेडिएशन पार हो, मतलब ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो उसी का सिग्नल आ जाएगा, देखो यहां पर मान लो दो सिग्नल आए, एक सिग्नल मान लो ये आपके पास लगभग 3650 के आसपास मान लो आया, सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। ये सिग्नल आया मान लो आपका 1800 समथिंग सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आया, तो इसका मतलब ये यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप है मान लो। यहाँ पर लोग पूछेंगे कि भाई आप इसको एल्कोहलिक ग्रुप क्यों बोल रहे हो, तो
जितने भी ग्रुप्स होते हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, सबको डिफाइंड होता है कि किसका वेव नंबर कितना होगा, उसके हिसाब से उसका ग्रुप होता है, वो फिक्स है। वो मैं टेबल अभी आपको बता दूंगा। तो मान लो ये अल्कोहलिक ग्रुप का है, ये एसिटिक, मान लो एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड है। तो यहां पर देखो, यहां पर ये देखो कितना है, ट्रांसमिटेंस कितना है इसका, लगभग 25%। 25% ट्रांसमिटेंस है, मतलब एब्जॉर्बेंस 75% एब्जॉर्बेंस होगा। और यहां पर इसका ट्रांसमिटेंस कितना है, ये लगभग मान लो ये 15% के आसपास है। ट्रांसमिटेंस P इज इक्वल टू मान लो 15% है, मतलब एब्जॉर्बेंस 85% के आसपास होगा। तो कुल मिलाकर के इस कंपाउंड ने यहाँ पर दो सिग्नल दिया, एक तो ये वाला दिया और एक ये वाला दिया। तो यूजुअली जब हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो उसका जो सिग्नल का मोड होता है दैट विल बी इन ट्रांसमिटेंस मोड। ठीक है, तो वेव नंबर, ये हमारा वेव नंबर हो गया। ठीक है, वाई एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या होता है, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। परसेंटेज ट्रांसमिटेंस होता है, वेव नंबर वर्सेस परसेंटेज ट्रांसमिटेंस के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसलिए इसका सिग्नल उल्टा आता है, और यूजुअली हम लोग इसी फॉर्मेट को आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं। तो यहाँ पर बहुत लोगों ने स्टार्टिंग से देखा होगा, पता नहीं परेशान हो गए, सर फोड़ लिए 10 बार आपके माइंड में आया कि भैया सर ने उल्टा चश्मा पहना हुआ है, सर ने उल्टा चश्मा पहना हुआ है, आपने उल्टा चश्मा क्यों पहना है, स्पेक्स उल्टा क्यों है। तो भाई क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं था, मुझे चश्मा पहनने आता था, मैं आपका जो अटेंशन है वो ग्रैब करना चाहता था। इसके बाद आप जिंदगी में नहीं बोलोगे कि भैया आईआर का जो सिग्नल है उल्टा क्यों आता है। और बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है। तो आईआर का सिग्नल उल्टा इसलिए आता है कि वेव नंबर वर्सेस ट्रांसमिटेंस होता है, बाकी जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो एब्जॉर्बेंस होता है। तो ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं था, इसको ऐसे ही पहनना चाहिए। लेकिन जब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात थी तो जब भी मैं पढ़ाता इसको चश्मा उल्टा पहन करके पहना पढ़ाता हूँ, ताकि आपके दिमाग में वो स्ट्राइक करे। तो समझ में आ गया, क्योंकि ग्राफ उल्टा आता है, उसका जो सिग्नल आता है, स्पेक्ट्रम आता है, वो उल्टा आता है, इसलिए मैंने अपना चश्मा उल्टा रखा हुआ था। मुझे चश्मा पहनना आता है, चश्मा वैसे मुझे लगा नहीं हुआ है। ये वो कंप्यूटर में पढ़ाते हैं ना, तो बहुत सारा रेस निकलता है, तो उससे आंखों से बचाने के लिए है, एंटी ग्लेयर जो भी बोलते हैं वो वाला है। तो आप लोग भी बहुत ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस वगैरह यूज कर रहे हो अभी, आप लोग भी ऐसा चश्मा ले लो एक, जिससे आपका आंख का रोशनी अच्छा रहे। ठीक है, समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट यहां तक। हाँ, व्हाट इज फंडामेंटल वाइब्रेशन, ये सब पढ़ेंगे यार, अभी आगे पढ़ेंगे। एक कंपाउंड दो ट्रांजिशन कैसे दे रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मान लो इस तरीके का कंपाउंड हुआ, तो दो क्या चार भी देगा। इसमें एक कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं कि नहीं, एक कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं ना, तो दो देगा। तीन होंगे तो तीन देंगे, 10 होंगे तो 10 सिग्नल भी देगा यार, 20 सिग्नल भी देता है, उसका कोई वो नहीं है। ठीक है, इफ टू फंक्शनल ग्रुप हैव सेम वेवलेंथ, देन दो फंक्शनल ग्रुप का सेम वेवलेंथ नहीं होता है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक और चीज होता है, अभी आगे मैं समझाऊंगा। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कोई भी दो कंपाउंड होते हैं ना, दो कंपाउंड होते हैं ना, कोई भी दो कंपाउंड, उसका जो सिमिलर स्पेक्ट्रम नहीं हो सकता। कोई भी दो आईआर दो दो कंपाउंड का सिमिलर स्पेक्ट्रम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कभी नहीं हो सकता। क्यों, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो चीजें होती है।
एक होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन, एक होता है फिंगरप्रिंट रीजन। आगे मैं बताऊंगा यार, अभी आगे बताऊंगा, सब्र करो, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप रीजन जैसे अल्कोहल है, तो अल्कोहल का सब में सिग्नल वहीं पर आएगा जहां पर आता है, इसी में। लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है इधर 1400 सेंटीमीटर के नीचे, तो वो फंक्शनल ग्रुप रीजन को, सॉरी, फिंगरप्रिंट रीजन बोलते हैं इसको। फिंगरप्रिंट रीजन में क्या होता है, कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बेसिस पे वो डिपेंड करता है कि भैया उसका फिंगरप्रिंट कैसा होगा। आप देख लो, अपना हाथ को देख लो, आपका जो हाथ का फिंगरप्रिंट है ना, दुनिया में किसी से मैच नहीं करेगा। आपका जो लेफ्ट हैंड का फिंगरप्रिंट है आपके राइट हैंड से मैच नहीं करेगा, दूसरे का तो बात ही छोड़ो, मैच करके देख लेना, नहीं करेगा मैच। तो वैसे ही आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कोई भी दो कंपाउंड का जो स्पेक्ट्रम है वो सिमिलर नहीं हो सकता। लेकिन ये जो फिंगरप्रिंट रीजन है, हर कंपाउंड, मतलब लाख करोड़, 5 करोड़, 10 मिलियन, जितने भी कंपाउंड्स है दुनिया में, सबका अलग अलग फिंगरप्रिंट रीजन होगा। ये फंक्शनल ग्रुप रीजन नहीं होगा, मतलब OH है तो OH है, सब में इतना ही में आएगा सिग्नल। लेकिन ये जो फिंगरप्रिंट रीजन होगा, इसमें डिफरेंसेस रहेंगे, इसमें डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो फिंगरप्रिंट रीजन है उसको पहचानना और पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है यार स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्योंकि लाखों करोड़ों कंपाउंड है, सबका अलग अलग हो तो कैसे जानोगे। तो इसलिए जो काम का चीज होता है, फिर जो पूछा जाता है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप रीजन। आगे अभी परत दर परत हम लोग पढ़ते जाएंगे तो समझ में आएगा। यहां तक जितना बताया उतना सारा चीज क्लियर हुआ। अच्छी बात है, तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं अच्छे अच्छे। एब्जॉर्बेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूल के डेंसिटी। एक कंपाउंड के लिए ग्राफ हर बार फिक्स रहेगा, वही आएगा। यस। न्यू कंपाउंड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? न्यू कंपाउंड को आइडेंटिफाई हम लोग केवल आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से नहीं कर सकते हैं, उसके साथ तो यूवी, एनएमआर, आईआर, एमएस, सारा चीज लगेगा, एक से नहीं पता लग सकते। जैसे कि मैंने बताया ना कि भाई कोई बोल देगा कि ये क्या बोलते हैं, मतलब एक बंदा था, टीचर था, पढ़ा था, उल्टा चश्मा पहना हुआ था, ठीक है। ये एक बंदा वीडियो बना रहा था, उल्टा चश्मा पहना हुआ था, एक कैरेक्टरिस्टिक बताया, तो उससे थोड़ी पता लगा लोगे कि मैं ही हूँ, ठीक है। बाद में मैंने देखा कि ये वीडियो मैंने बनाया, उसके बाद फिर मिथ पैट है जो गेमर है, बहुत 10 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे, उसने भी बना दिया ऐसा उल्टा चश्मा पहन करके। हालांकि उसका कॉन्सेप्ट अलग था, मेरा कॉन्सेप्ट अलग था, तो वो भी मतलब बहुत लोग उल्टा चश्मा पहन के वीडियो बना रहे हैं। तो उस सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको बताने होंगे, तो सारे कैरेक्टरिस्टिक के लिए सारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक भी यूज करना है। सिस ट्रांस को हम लोग पता करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सिस ट्रांस हम लोग का यूजुअली हम लोग NMR यूज करते हैं। चलो, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हमारा कितना टाइम हो गया? 1 घंटा होने वाला है भाई। तो ये उसका समरी है। ऑलमोस्ट एनी कंपाउंड हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड, whether organic or inorganic, absorb various frequencies of EMR in IR region। चाहे ऑर्गेनिक हो या फिर इनऑर्गेनिक हो, जिसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो IR रीजन का रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। फॉर केमिकल पर्पसेस वी आर इंटरेस्टेड इन द वाइब्रेशनल पोर्शन ऑफ द IR रीजन। वाइब्रेशनल पोर्शन क्या होता है? IR का जो रेंज होता है, जो हमने बताया 2.5 से लेकर के 25 माइक्रोन तक, इसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर इनवर्स में, मतलब वेव नंबर में। तो ये होता है 4000 से लेकर के 400 तक। तो वाइब्रेशनल रीजन क्या होता है? वाइब्रेशनल रीजन यूजुअली हम लोग 4000 से लेकर के 1400 को वाइब्रेशनल रीजन बोलते हैं। और मोर प्रिसाइसली ऑन ट्रांजिशन बिटवीन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी के लिए वाइब्रेशनल रीजन होता है।
और इसमें एक फिंगरप्रिंट रीजन होता है, इसमें शायद मैंने नहीं लिखा है, लिख देता हूं। फिंगरप्रिंट रीजन होता है। तो फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है? बिलो 1400 सेंटीमीटर इनवर्स को हम लोग फिंगरप्रिंट रीजन बोलते हैं। तो ये फिंगरप्रिंट रीजन होता है, इसको जो पहचानना है ना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सारे कंपाउंड के लिए डिफरेंट होता है। सारे कंपाउंड के लिए डिफरेंट होता है। जैसे हम लोग का फिंगरप्रिंट सबका अलग होता है, वैसे ही सारे कंपाउंड का फिंगरप्रिंट अलग होता है। ठीक। नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स रेडिएशन विथ वेवलेंथ लैम्डा बिटवीन 2.5 माइक्रोन टू 25 माइक्रोन। ये कई जगह 15 माइक्रोन भी मिलेगा। तो जब 15 माइक्रोन मिलेगा तो 4000 से लेकर के 667 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाता है। और अगेन आप 667 इनवर्स ले लो या फिर 400 सेंटीमीटर इनवर्स ले लो, ये क्या हो रहा है? 1400 के नीचे आ रहा है। जो फिंगरप्रिंट रीजन भी होता है ना, वो भी यूजुअली 1400 से 600 तक प्रोमिनेंट रहता है। तो इसके नीचे 667 है, उसके नीचे आप जा रहे हो, ठीक है, उसके नीचे आप जा रहे हो तो 600 से 400 पे यहाँ पर किसी कंपाउंड का उतना सिग्नल आता नहीं। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी का जो वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करते नहीं कंपाउंड, तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए 25 लिख लो या 15 लिख लो, दोनों सही है। कुछ बुक में ऐसा दिया हुआ है, कुछ बुक में ऐसा दिया हुआ है। हम 25 लेकर के चलते हैं, बिकॉज 25 में थोड़ा सा ज्यादा कवर हो जाता है, 400 तक कवर हो जाता है। ठीक है, तो आप कोई सा भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, देयर इज नो कंफ्यूजन। वाइब्रेशनल आईआर रीजन इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, जो मैंने पहले ही बता दिया। इसको वेव नंबर के फॉर्म में हम लोग मेजर करते हैं, टर्म्स में मेजर करते हैं। इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पर एक बढ़िया क्वेश्चन आया था, शायद ये फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का स्टूडेंट होगा। लैब में हम वेवलेंथ कैसे मेजर करते हैं? एक क्वेश्चन था कि लैब में हम लोग वेवलेंथ मींस लैम्डा कैसे मेजर करेंगे। तो कोई भी हमारे पास कंपाउंड है ना, मान लो कोई भी कंपाउंड है, मान लो पैरासीटामोल है, पीसीएम पैरासीटामोल है, तो इसको लैब में मेजर करने के लिए क्या करेंगे? इसको हम लोग डिसॉल्व कर लेंगे। मान लो इथेनॉल में डिसॉल्व कर दिया, रफ रफ आइडिया दे रहा हूं तुम लोग को सिंपल समझाने के लिए। इथेनॉल में डिसॉल्व कर लिया, डिसॉल्व करने के बाद इसको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में लगा दिया, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, या फिर यूवी विजिबल ले लो पूरा। तो क्या करेगा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी? 800 नैनोमीटर से लेकर के 200 नैनोमीटर तक इसको छान मारेगा, और उसका सिग्नल आएगा ऐसे, और ऐसे एक जगह उसका सिग्नल आ जाएगा। और ये जितने में सिग्नल आएगा, मान लो 249 नैनोमीटर में आ रहा है ना, तो आपको पता लग जाएगा कि भैया पैरासीटामोल का जो लेमडा मैक्स है या फिर वेवलेंथ है 249 नैनोमीटर है। ठीक है, लेकिन यूवी में जैसे करोगे ना तो दो कंपाउंड का सिमिलर वेवलेंथ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है उसकी, बट इस तरीके से लैब में आप उसको पता लगा सकते हो। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हुआ? रेडिएशन सोर्स और डिटेक्टर क्या होता है? रेडिएशन सोर्स और डिटेक्टर, देखो आपने शायद स्टार्टिंग में नहीं किया होगा क्लास, आज के स्टार्टिंग से आप क्लास में नहीं रहे होंगे। कोई भी आपको करना है ना, तो कंजूस का बेटा नहीं बनना है, या ऐसा मत करो कि भाई पैंट फट जाए, क्योंकि ये आगे की चीज है, इंस्ट्रूमेंटेशन की चीज है। इंस्ट्रूमेंटेशन आज हम लोग डिस्कस ही नहीं करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है तो वो पूछो। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, फिर छूट गया, लेट ज्वाइन किया, तो इसका रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहां पर से आप देख लेना। कहां पर से रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, कैसे होगा? हमारा जो जीडीसी का यूट्यूब चैनल है, वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इधर वीडियो के थ्रू या फिर कम्युनिटी टैब। चलो। सो वाइब्रेशनल रीजन इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, ये तो हमारा हो गया। इट इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। दो जो कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। इसके अलावा जो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है,
वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें मिलता है। ठीक है, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो ये हो गया IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल, जिसमें हमें बहुत मजा आने वाला है। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होता है। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर दें। एक हम लोग डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा फंडामेंटल वाइब्रेशन, एक होता है नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन। तो नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन की बात करते हैं, मतलब ये मतलब सही नहीं है। कोई भी चीज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज कर रहे हैं उसमें कुछ गलत हो जाता है, ठीक, गलत वाली चीजें हैं, ये गलत हो गया तो ये सारे आ जाते हैं। जैसे आपका ओवरटोन बैंड आ गया, फर्मी रेजोनेंस आ गया, फिर कॉम्बिनेशन आ गया। तो ये नॉन फंडामेंटल है, मतलब ये गैर जरूरी है, ये करेक्ट नहीं है, दीज आर नॉट करेक्ट। ये डिफॉल्ट है, एक तरीके का डिफॉल्ट है। तो फंडामेंटल वाइब्रेशन है, ये हमारा जो कंपाउंड है उसको एनालाइज करने में मेनली मदद करता है। इसको अगेन हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। एक तो होता है हमारा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, एक होता है बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग क्या होगा, मान लो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, दिख रहा है, ये दिख रहा है ये कंपाउंड। तो इस कंपाउंड को जैसे स्प्रिंग जैसा है, तो इसको ऐसे खींचे इसको, तो ये हो गया स्ट्रेचिंग, या फिर इसको दबाए ऐसे, ठीक है, या फिर इसको दबाए। एक मिनट यार, कहाँ गया, मेरे पास एक और था ना यार। ये मान लो ये है, ये स्प्रिंग है, ये अब अच्छे से दिख रहा होगा। तो स्ट्रेचिंग क्या होगा, इसको खींचना भी स्ट्रेचिंग होता है यहाँ पर, और इसको ऐसे दब भी रहा है ना, तब भी एक तरीके का स्ट्रेचिंग में ही कंसिडर होता है। बेंडिंग क्या होगा, ये है, तो इसमें बेंड हो रहा है किसी भी तरीके से, ऐसे बेंड हो रहा है, या फिर ऐसे बेंड हो रहा है, या फिर ऐसे घूम रहा है किसी भी तरीके से, तो वो बेंडिंग होता है। हम्म। तो अब जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है एसिमेट्रिक, एक होता है सिमेट्रिक। और जो बेंडिंग वाइब्रेशन है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है इन प्लेन बेंडिंग, एक होता है आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग। इन प्लेन बेंडिंग को अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड किया हो गया है। एक होता है सिजरिंग, एक होता है रॉकिंग। आउट ऑफ द प्लेन को फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है वैगिंग और एक होता है ट्विस्टिंग। तो अब ये चीज मैंने आपको बताया, तो आपको ये बोर सा लग रहा होगा, बोरिंग सा लग रहा होगा, पता नहीं क्या बता रहा है, कैसे बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सारे चीज को एक बार हम समझते हैं। आप लोगों को कुछ वीडियो चला करके दिखाऊंगा, वो आप लोग को देखना है। यहाँ पर मैं एक सेंट्रल एटम हूँ और मेरे हाथ में क्या है, दो और एटम है, मेरा हाथ फिर से क्या है, बॉन्ड है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे तो एसिमेट्रिक में क्या होगा, जब एक आगे जाएगा तो दूसरा पीछे आएगा, ये वाला आगे जाएगा तो ये वाला पीछे आएगा। तो इस तरीके से चलता रहेगा, मीन्स ये स्ट्रेचिंग या फिर ये वाइब्रेशन इस तरीके से चलता रहेगा। यहाँ पर मान लो मैं एक सेंट्रल एटम हूँ और जो मेरे हाथ में दो एटम्स है ये अलग अलग है, और जो मेरा हाथ है वो बॉन्ड है। तो जब हम लोग सिमेट्रिक वाइब्रेशन की हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, दोनों एक साथ आगे जाएगा, दोनों एक साथ पीछे आएगा। ठीक है, सिमिलर होगा, सिमिलर डायरेक्शन में होगा। तो जो गाना था ना डीजे ब्रावो का, डीजे ब्रावो चैंपियन, वो वाला गाना चला दो और ऐसे डांस कर लो। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक। जब हम लोग सीजरिंग की बात करते हैं तो मान लो हमारे पास इस तरीके से एक मॉलिक्यूल है, तो सीजरिंग में क्या होगा, दोनों जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के ऐसे पास आएंगे कैंची जैसे, या फिर ये एक दूसरे के दूर जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो वो होता है सीजरिंग। जब हम लोग रॉकिंग की बात करते हैं तो मान लो हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, तो ये वाला मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये दोनों ही इस डायरेक्शन में जाएंगे, बॉन्ड एंगल में चेंज नहीं आएगा। और यहाँ से दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों ही इस डायरेक्शन में ऐसे जाएंगे,
मीन्स सिंपली ये चीज़ है कि जैसे कोई 4 व्हीलर चला रहा है या फिर कोई कार चला रहा है, तो उसका स्टीयरिंग है जो गोल होता है, तो दोनों जगह पर पकड़ लिया, आप घुमाओगे एक हाथ को तो दूसरा भी ऐसे घूमेगा यदि आप स्टीयरिंग को नहीं छोड़ोगे। सिमिलरली वही है, ठीक है। रॉकिंग में क्या होता है, दोनों ऐसे जाएगा या फिर दोनों ऐसे जाएगा। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो ऐसे ऐसे नहीं होगा, ऐसे ऐसे जो होता है वो हमारा सीजरिंग में होता है। जब हम लोग वैगिंग की बात करते हैं तो मान लो ये जो एटम है बिल्कुल मेरे आंख के बराबर में है। जब वैगिंग होगा तो ये जो दोनों एटम है, जो प्लेन है 3D डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे तो दोनों ऐसे ऊपर जाएगा या तो फिर दोनों नीचे जाएगा, तो दोनों ऊपर दोनों नीचे, तो ये ऐसे होगा वैगिंग में। जब हम लोग यहाँ पर ट्विस्टिंग की बात कर रहे हैं तो ये जो दोनों एटम हैं अगेन मेरे आंख के सीधे में है। अब ट्विस्टिंग में क्या होगा, एक नीचे जा रहा है तो एक ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, इस तरीके से होगा। वैगिंग में दोनों सेम डायरेक्शन में था, ट्विस्टिंग में दोनों अलग डायरेक्शन में था। आप भी इसको कर करके देखो, बहुत मजा आएगा, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज मैंने आपको समझा दिया और आई होप समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक, इन प्लेन बेंडिंग, आउट ऑफ द प्लेन, इसमें सबसे कम एनर्जी लगता है जो रॉकिंग होता है, इसमें सबसे लोएस्ट एनर्जी लगता है, लोएस्ट एनर्जी। ये भी जीपैट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे कम एनर्जी इसी में लगाना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट है? हाउ टू डिटरमाइन बॉन्ड एंगल सिमेट्रिक? बॉन्ड एंगल एज सच यहां पर हमें डिटरमाइन करने का जरूरत नहीं होता है। जो भी हमारे पास कंपाउंड होता है उसका जो सिग्नल आता है उसमें उसमें क्या बोलते हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग दोनों तरीके से वाइब्रेशन होते हैं और उसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। स्ट्रेचिंग का क्या होगा, बेंडिंग का क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। आगे हम लोग IR रेंज का जो हम लोग टेबल पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसके टेबल में हम लोग देखेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया सबको? स्ट्रेचिंग और बेंडिंग में कौन सा एनर्जी ज्यादा लगता है? स्ट्रेचिंग में हमेशा ज्यादा एनर्जी रहेगा। इसका जो एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज रहेगा एज कंपेयर टू दिस वन। बेंडिंग में मतलब ये चीज समझो ना, ये स्प्रिंग इसको मैं खींच रहा हूं तो मुझे बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है। लिटरली मैं इसको खींच रहा हूं तो वो फुलझड़ी का ना मोटा वाला लंबा वाला फुलझड़ी का तार है, देखो खिंचा नहीं रहा है। लिटरली मैं इसको खींच रहा हूं, नहीं खिंचा रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसको बेंड कर रहा हूं तो ये बहुत आसानी से बेंड हो जाता है, ये बेंड हो जाता है आराम से। तो स्ट्रेचिंग में ही ज्यादा एनर्जी लगता है। हाईएस्ट एनर्जी लगता है एसिमेट्रिक में। हाईएस्ट एनर्जी होता है एसिमेट्रिक में। हाईएस्ट एनर्जी एसिमेट्रिक में होता है, लोएस्ट एनर्जी रॉकिंग में होता है। और बीच वाला कोई पूछता ही नहीं है, कैसे पूछेगा, बीच वाले में तो सारे आ गए ना। बेंडिंग इन प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन में क्या है, सीजरिंग और रॉकिंग। अरे देखो कैंची कैसे चलता है, कैंची या तो यहां पर एक दूसरे के दूर जा रहा है या एक दूसरे के पास आ रहा है, तो ये सीजरिंग हो गया। रॉकिंग में क्या हो गया, ऐसे खुला हुआ है, फिक्स है। तो ये जो है ना कैंची कैसे मूव होगा, ये फिक्स है इसका बॉन्ड एंगल, या तो ऐसे होगा या तो फिर ऐसे होगा। अब ये ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। तो क्या सीजरिंग और रॉकिंग, शायद आपने ठीक से अभी वीडियो देखा नहीं होगा इसलिए डाउट आ रहा होगा। वैगिंग और ट्विस्टिंग क्या होता है, आउट ऑफ द प्लेन, मतलब आपका ये आंख है, आंख के सीधे यदि ये दो चीज है, दो बॉन्ड है, तो मेरे आंख के सीधे दोनों ऊपर जा रहे हैं या फिर दोनों नीचे जा रहे हैं, दोनों ऊपर या फिर दोनों नीचे, तो ये वैगिंग हो गया। ट्विस्टिंग में एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे ऐसे, तो ये हो जाएगा ट्विस्टिंग, ठीक है। तो रिपीट देख लेना इस वीडियो को, समझ में आ जाएगा। तो उसी का ही डिटेल है। अब इतना डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, ऑलरेडी हमारा क्लास काफी लंबा हो चुका है, तो ये सारे चीज हमने ऑलरेडी समझा दिया। इसमें और इम्पोर्टेंट चीज है एक दो, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे जो नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशंस होते हैं, नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशंस होते हैं, इसमें हमारा ओवर टोन है, फर्मी रेजोनेंस है और कॉम्बिनेशन टोन है। तो ये क्या होता है इसको हम लोग ठीक से समझते हैं एक बार।
ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग को मैं वीडियो दिखाऊंगा, उसको एकदम ध्यान से सुनना, उसमें म्यूजिक क्या चल रहा है उसको ध्यान से सुनना, ऑब्जर्व करने से, गाने सुनने में मस्त नहीं हो जाना, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसमें हम लोग दो वायरल सॉन्ग लेने वाले हैं। पहला वाला तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, कौन सा था? जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। कुछ लोग इतना ही गाते हैं और कुछ लोग इसको और आगे तक गाते हैं। वो क्या है? जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जस्सा मेरा प्यार है, प्यार तुझे किया है। ये हो गया हमारा पहला सॉन्ग। अब दूसरा वायरल सॉन्ग लेते हैं। आए हाय तेरे अरे मानो में सवर गई मैं, तूने मुझे देखा तो डर गई मैं। अरे सॉरी, निखर गई मैं होता है, कोई बात नहीं, हम लोग डर गई मैं ले लेते हैं। अब हम लोग इन दोनों सॉन्ग का यूज करके आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को ठीक से समझेंगे, जिसमें हमें समझना है कपल्ड वाइब्रेशन, ओवरटोन बैंड्स, फर्मी रेजोनेंस और कॉम्बिनेशन बैंड्स। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कपल्ड वाइब्रेशन। तो सॉन्ग सुन लिया आपने, कुछ समझ में आया? नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। कपल्ड वाइब्रेशन में एक्चुअली में होता क्या है कि दो सॉन्ग एक ही जगह चल रहे होते हैं, मीन्स सिमिलर सॉन्ग चल रहे होते हैं, बट उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो आगे पीछे होगा, दो लोग गाएंगे तो वो कपल्ड हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कपल्ड वाइब्रेशन। अब हम लोग समझते हैं ओवरटोन बैंड्स क्या होता है। समझ में आया ओवरटोन बैंड्स क्या होता है? ओवरटोन बैंड्स वो होता है कि जब आपको एक्चुअली में लगता है कि अब गाना स्टार्ट होगा, बट वहाँ पर गाना स्टार्ट नहीं होता है, वो डिले हो जाता है, उसका डबल टाइम ले लेता है, उसके बाद फिर वो गाना स्टार्ट होता है। तो ये होता है ओवरटोन बैंड्स। अब हम लोग समझते हैं फर्मी रेजोनेंस क्या होता है। समझ में आया फर्मी रेजोनेंस? नहीं आया? चलो मैं समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। इस गाने में क्या था, जो जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ये चलना था अपने टाइमिंग पे, तो वो अपने टाइमिंग में नहीं चला, वो क्या हो गया, ओवरटोन हो गया। अब ओवरटोन होकर के कौन से टाइम में चला गया? जैसा मेरा प्यार है, प्यार तुझे किया है, उस टाइम में शिफ्ट हो गया, ये वाला पार्ट ओवरटोन होकर के। तो दोनों क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया, आपस में मिल गए दोनों, इसलिए दोनों का साउंड एक साथ आने लगा। और ये क्या होता है, फर्मी रेजोनेंस। अब हम लोग समझते हैं कॉम्बिनेशन बैंड क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन बैंड आपको तो इजीली समझ में आ गया होगा, बिकॉज इसमें जो दो गाने थे, बचपन का प्यार और तेरे अरमानों में, दोनों क्या हो गया, कंबाइन हो गया। कंबाइन होकर के एक नया फॉर्म ले लिया, नया कॉम्बिनेशन आ गया, या फिर नया गाना आ गया, जिसको हम लोग शायद मासब बोलते हैं। ठीक है, तो वो होता है कॉम्बिनेशन बैंड। कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, नो इशू, कैमरा का कोई इशू नहीं है, मेरे को नहीं भी देखोगे तो चलेगा, मेरा आवाज आना चाहिए। चलो फर्दर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो बाकी का पोर्शन बचा हुआ है उसको। वॉइस समझ में नहीं आया या फिर आवाज समझ नहीं आया ड्यू टू नेटवर्क इशू, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या समझाया, ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हमने समझा ओवरटोन्स क्या होता है, फर्मी रेजोनेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन टोन क्या होता है। इसी में हमने कपल्ड वाइब्रेशन भी समझा, कपल्ड वाइब्रेशन भी समझा। तो दोनों में अंतर क्या था मैं समझाता हूं फिर से। कपल्ड वाइब्रेशन में क्या था, जाने मेरे जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ये एक वेव चला। और मैंने स्टार्ट किया जैसे जाने मेरी, इतना स्टार्ट किया, फिर आपने स्टार्ट किया जाने मेरी जाने मन, तो दूसरा बंदा भी गाएगा तो वेव ऐसा ही चलेगा, लेकिन एक थोड़ा सा डिले चलेगा उससे।
तो दोनों ऐसे लगेगा डबल डबल आवाज आ रहा है। कई बार ऐसा आपने सुना होगा कि कोई भी चीज का डबल डबल आवाज आता है, ठीक है, इको होता है। तो वो हो गया कपल्ड वाइब्रेशन, मतलब आना चाहिए एक, लेकिन उसके साथ एक दूसरा भी आ जाता है, तो होता है कपल्ड वाइब्रेशन। ठीक है, ओवरटोन क्या होता है? मान लो जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, तो ये स्टार्ट होना है यहां से, जाने मेरी जाने मन, लेकिन ये यहां तक स्टार्ट नहीं हुआ, अब जाकर के स्टार्ट हो रहा है, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है। ठीक है, तो ये हो गया ओवरटोन। ओवरटोन मतलब मान लो ये 1200 में स्टार्ट होने वाला हुआ, 2000 में जाके स्टार्ट हो रहा है, सही टाइम में स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब ये 2000 में जाके स्टार्ट हो रहा है, तो 2000 में भी तो कोई गाना गा रहा होगा, यहां पर था जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार, ये यहां पर चलना था, तो ये शिफ्ट होकर के यहां पर चला गया, तो जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार यहां चल गया। उसके बाद फिर यहां पर चल रहा है ऑलरेडी, भूल नहीं जाना रे, तो जाने मेरी जाने मन और शुरू वाला जो भी है भूल नहीं जाना, सब दोनों एक साथ होकर के क्या हो गया, फर्मी रेजोनेंस हो गया। अब उसके बाद आता है आपके पास कॉम्बिनेशन टोन। कॉम्बिनेशन टोन में क्या होता है, दो गाने मिक्स हो गए, दो गाने मतलब दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, तो जैसे हमने जाने मेरी जाने मन चल रहा है, जाने मेरी जाने मन उसके साथ चल रहा है आए हाय तेरे अरमानों में सवर गई, मैं दो गाने को मिक्स कर दो। ठीक है, तो कुछ इसका चल रहा है कुछ उसका चल रहा है। ठीक है, ना ये गाना पूरा हुआ ना वो गाना पूरा हो गया, तो वो हो गया कॉम्बिनेशन टोन। तो इस तरीके से एक तरीके का क्या है, डिफेक्ट है, एक तरीके का ये डिफेक्ट होता है, ये होते हैं नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहां पर एक क्वेश्चन आया कि भाई जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या होता है, और उसका आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या इफेक्ट होता है ये भी हम लोग समझेंगे। तो सिंपल चीज है यार, देखो ये OH है, मान लो ऐसे OH ग्रुप है बहुत सारे, तो इस ऑक्सीजन की शादी इस हाइड्रोजन के साथ करा दी गई है, इस ऑक्सीजन की शादी इस हाइड्रोजन के साथ करा दी गई है। अब क्या होगा कि भाई थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ना यार, ऐसे थोड़ी मजा आएगा। अब क्या हो गया, ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन के साथ चुपके से टाका फिट कर लिया, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा, ऐसे करके छुप छुप के गाना गाते हैं लोग। ठीक है, तो भाई इस हाइड्रोजन को इसके साथ रहना है इस ऑक्सीजन के साथ, और इस ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन के साथ रहना है, लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं, छुप छुप करके मिल रहे हैं, जो इलीगल है। कि भैया शादी तुम इधर किए हो, नैन मटक का इधर कर रहे हो, गलत बात है ना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए आप लोग को। तो यही जो बॉन्ड होता है इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये छुप छुप के मिलता है इसलिए होता है कमजोर, वीक होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड, ये वीक होता है, तो टूट जाता है, सिर्फ धमकी पड़ेगा बता देंगे तुम्हारे घर में तो टूट जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं चलेगा। ठीक है, मेरा वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है। तो ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, मान लो हमारे पास ऐसा कंपाउंड है और एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो ये 3650 सेंटीमीटर इनवर्स में अपना सिग्नल देगा, तो ये लगभग 3450 सेंटीमीटर इनवर्स में देता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो न्यू बार है मतलब वेव नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है, ये इसका इफेक्ट है। ठीक है, वेव नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाइड्रोजन बॉन्ड किसने पूछा था भाई? जिसको तो गाना अच्छा लग गया भाई यूट्यूब में अपलोड कर देंगे, फिर से सुन लेना। चलो, तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आखिरी टॉपिक हमारा, मतलब आज का आखिरी स्लाइड वो डिस्कस कर लेते हैं, उसमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने का है नहीं। ये वाला,
इंपॉर्टेंट आईआर रेंजेस, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से अभी तक टोटल मान लो 50 क्वेश्चन आए होंगे जीपैट में, पूरे साल मिला करके, सारे साल मिला करके। तो 50 क्वेश्चन में से कम 15 क्वेश्चन इसी टॉपिक से, इसी पेज से आए हैं। तो इसमें देखो हम लोग आईआर रेंज, ये देखो सारे फंक्शनल ग्रुप है, सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, और ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप रीजन है, उसका आईआर रेंज दिया हुआ है। तो ये जो टेबल है ना, ये जो टेबल है आपको रटना पड़ेगा, ये याद होना चाहिए। तो याद करने के लिए आप क्या करोगे, एक और सीट में ये सारा टेबल लिख लोगे और जहां पर स्टडी करते हो वहां पर चिपका दोगे, 1 महीने में आपको याद हो जाएगा, एकदम कंठस्थ, भूलोगे नहीं। और इसको यदि याद भी नहीं करना है तो जितने भी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है उसको कैलकुलेट करने का एक लॉ होता है, हुक्स लॉ, उससे कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन वो कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो तुम लोग बोलोगे उससे अच्छा इसी को हम लोग याद कर लेंगे, हमारा टाइम बचेगा एग्जाम में। तो अब यहाँ पर देखो, पूरा टेबल पढ़ पढ़ा के नहीं बताऊंगा मैं, इसमें है क्या वो बताता हूँ। टाइप ऑफ वाइब्रेशन जैसे एल्केन है, इसमें स्ट्रेचिंग है, तो सी एच स्ट्रेचिंग, एल्केन में क्या होगा, मान लो CH4 है, C2H6 है मान लो, ये एल्केन हो गया, इथेन है, ठीक है। तो यहाँ पर एल्केन में जो CH बॉन्ड है कहां पर, ये CH है, ये CH है, ये CH है, ये CH है, ये CH है। तो एक इसको भी एक हम लोग फंक्शनल ग्रुप काउंट करते हैं, और ये अपना सिग्नल कहां पर देगा, 3000 टू 2850 सेंटीमीटर पे सिग्नल देगा। वैसे CH3 बेंडिंग, मतलब ये जो एल्केन है तो इसमें क्या है, CH3, CH3 ऐसा होता है। तो इसमें जो CH3 है उसका ये स्ट्रेचिंग है, तो ये जो CH है, ये जो CH3 का जो CH है, इसका स्ट्रेचिंग हो गया 3000 से 2850 में, लेकिन इसका बेंडिंग होगा कितने में, 1450 से 1375 में। क्योंकि स्ट्रेचिंग में ज्यादा एनर्जी लगता है तो इसका वेव नंबर भी ज्यादा है, ये जो सेंटीमीटर इनवर्स में वेव नंबर है, न्यू बार भी ज्यादा है, बिकॉज न्यू बार ज्यादा मतलब एनर्जी भी ज्यादा। इसका न्यू बार कम हो गया क्योंकि बेंडिंग में कम एनर्जी चाहिए होता है। वैसे CH2 होगा कहीं पर तो उसका बेंडिंग 1465 हो। ये तो सारे जितने भी CH जहां पर भी आएंगे। वैसे ही दो कार्बन के बीच में आएगा तो एल्केन में होगा तो 1380, कार्बन C डबल बॉन्ड C होगा तो सॉरी 1380 बोला, 1300 टू 800, C डबल बॉन्ड C होगा तो ये 1680 से 1600। उसके बाद फिर एरोमेटिक में होगा, जैसे बेंजीन फेंजीन रहता है उसमें 1600 से 1475 तक रहेगा। एल्काइन में C ट्रिपल बॉन्ड में 2250 से 2100 तक का रहेगा। इस तरीके से होगा, जैसे C डबल बॉन्ड हो कहां पर होता है, एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एस्टर में, एमाइड में, हाइड्राइड में, एसिड एसिड क्लोराइड में। तो इन सब का ये अलग अलग रेंज होगा। अभी ये काफी डिटेल की चीजें हैं, अभी ये चीज हम लोग डायरेक्ट एक स्टेप कूद करके पहुंचे हैं कि आईआर रेंज, मतलब आईआर पढ़ रहे हैं तो आईआर रेंज क्या होता है वो जानने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन इसके पहले भी हमें इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह और बहुत सारे चीज पढ़ना पड़ेगा, तब ये चीजें हमें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। बट ये मैं बता दे रहा हूं क्योंकि बताना जरूरी होता है, क्योंकि मैंने बोला कि सारे कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप है उसका अलग अलग सिग्नल हो। तो ये सारे का सिग्नल ऐसे आएगा, CO जहां पर भी होगा, चाहे OH होगा या फिर O होगा या फिर COOH होगा, वहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ना, इसी का स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। जहां पर कुछ नहीं लिखा है तो सारे स्ट्रेचिंग है, जहां पर बेंड लिखा हुआ है, ये बेंड लिखा हुआ है तो ये बेंडिंग है। बेंड वाले जो यूजुअली होते हैं ना, वो हमारा फिंगरप्रिंट रीजन में आता है, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा हुआ है। बाकी सब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है ये, ठीक है। OH, तो OH कहां पर होगा, एल्कोहल में होगा, फिनॉल में होगा। फ्री एल्कोहल होगा तो इतना होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा तो इतना होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH होगा तो उसका 3400 टू 2400 होगा। तो यहाँ पर देखो सारे का जो रेंज है ना, आईआर रेंज, वो अलग अलग है। तो इसी से हम लोग पहचानते हैं, इसी से जो हमारा ये ऐसा उल्टा सिग्नल आता है ना, वहीं पर हमारा आ जाएगा, मान लो आ जाएगा तुम्हारा 3650 आ गया तो हमें पता लग जाएगा भैया एल्कोहल का होगा। इस तरीके से आ जाएगा। तो मान लो यहाँ पर 1700 के बहुत क्लोज में आता है, बहुत क्लोज में आता है। जैसे मरकेप्टन है 2550 में के आसपास आ गया,
तो हमें पता चल जाएगा कि भैया यहाँ पर एस एच ग्रुप होगा, इस तरीके से होता है। लेकिन भाई ये जो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप आ रहा है तो कौन सा होगा, इसको पहचानना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन तुम लोग को उतना डिफिकल्टी नहीं है, बिकॉज तुम लोग का जो एग्जाम है ना बेसिकली जीपैट में फोकस्ड होता है। तो उसमें यही पूछता है कि भाई सी डबल बॉन्ड का एल्डिहाइड का है तो उसका कितना है, कीटोन है तो उसका कितना होगा, मरकेप्टन का कितना होगा, एमिन्स का कितना होगा, ये जो है ये रेंज बस पूछता है। तुम लोग को ये नहीं बताता है, नहीं पूछता है कि भाई ये जो कंपाउंड है, ये इसका इतना 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 सिग्नल आया तो कौन सा कंपाउंड है, स्केच बना के बताओ स्ट्रक्चर, ये तुम लोग को नहीं पूछता है। यदि पूछता है तो तुमसे नहीं बन रहे तो किसी से नहीं बन रहा होगा। उस क्वेश्चन को तुम लोग को बना सकते तो बना लो, लेकिन उसको छोड़ करके आने में भलाई है। बिकॉज एक कैलकुलेशन मैं तुम लोग को बता देता हूं यहाँ पर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे जी पैट में 500 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। 125 क्वेश्चन इंटू 4 इज इक्वल टू 500 मार्क्स होता है, ठीक है। आपका 300 मार्क्स आ जाएगा, 300 मार्क्स आ जाएगा मीन्स आपका 1 से 10 रैंक लग जाएगा। और 1 से 10 रैंक से तो ज्यादा आपको उससे ऊपर तो मिलेगा भी नहीं, उससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। तो आप 300 नंबर के लिए टारगेट करते हैं तो आपको 75 करेक्ट क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो आपके 300 नंबर आते हैं। और 150 125 क्वेश्चन में 75 हटा दोगे तो 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको नहीं करने हैं। जीपेट में बहुत इंपॉर्टेंट है कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने। तो 50 क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। यदि वो क्वेश्चन करके आ गए तो आपका होगा निगेटिव। तो इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो आपके लिए स्कोरिंग, वैसे क्वेश्चन में हाथ मत डालना कि जो आपके लिए निगेटिव मार्किंग दे, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन का मार्जिन वैसे भी आपको टॉपर करने के लिए, यदि आप टॉप टॉप 200 टॉप 100 का मार्जिन लेकर के चले हो तो 50 की जगह आप तो 60 क्वेश्चन का भी मार्जिन ले सकते हो। तो आपको 65 क्वेश्चन ही सही करने हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई ये सारा चीज है, ये था आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन। कम टाइम में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता था वो मैं बताने का कोशिश किया। अब मैं लूंगा आप लोगों का क्वेश्चंस। आप लोगों का क्या क्या क्वेश्चन है पूछो। थर्ड और फोर्थ पर आईआर रेडियस। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक चीज मैंने बोला था कि भाई थर्ड स्टेट मतलब, कहाँ गया रे भाई। हाँ, यहाँ पर मैंने बोला था कि जो ग्राउंड स्टेट है उसमें फर्स्ट स्टेट में जाता है, लेकिन कुछ जगह सेकंड स्टेट में भी और थर्ड स्टेट में भी चला जाता है। तो ग्राउंड, ये जो जितने भी रेज दिए हुए हैं ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट वाले ही दिए हुए हैं, फंडामेंटल वाइब्रेशन है। लेकिन मान लो ये हमारे पास एसिड क्लोराइड है जिसका 1800 पे आ रहा है, तो 1800 का फर्स्ट स्टेप में 1800 आ गया। मान लो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 1800 इंटू टू इज इक्वल टू 3600 पे आ जाएगा सिग्नल। तो ये तो सिग्नल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आई आर रेंज हमारा 4000 से 400 के बीच में होता है। तो 4000 से 400 के बीच में है, हाँ है। थर्ड स्टेप चला जाएगा तो 1800 इंटू 3 हो जाएगा तो 5400 हो जाएगा। तो ये आई आर रेंज के बाहर हो गया ना, 4000 तक ही है तो 5400 में आ रहा है तो डिटेक्ट हो ही नहीं पाएगा ना। तो थर्ड स्टेप हमें पता ही नहीं चलेगा। थर्ड स्टेप मान लो ये फोर्थ हो गया तो 1800 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7200 सेंटीमीटर इनवर्स पे अपना सिग्नल देगा। ये आईआर का इंस्ट्रूमेंट इसको मेजर तो करता ही नहीं है, इसको मेजर ही नहीं कर पाता है, तो ये इसका सिग्नल ही नहीं आएगा। तो ये सारे जो थर्ड वाले सेकंड वाले हैं ये नहीं डिटेक्ट हो पाते। मान लो यहीं पर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं एल्कोहल का, ये 3650 है, तो एल्कोहल का 3650 है, तो इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का है। मान लो यही सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो 3650 इंटू टू तो क्या हो जाएगा 7300 हो जाएगा। तो एल्कोहल का सेकंड स्टेप जो होगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेज, वो भी आईआर नॉर्मल आईआर में डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि उसका फ्रीक्वेंसी मतलब वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कितना है और वो क्या चीज है। तो जो डिफेक्टिव वाला है, जो सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, फोर्थ एक्साइटेड होता है, वो थ्योरेटिकल चीजें हैं, प्रैक्टिकली इसको डिटरमाइन कुछ चीजें हो भी सकती है, कुछ चीजें नहीं भी होती है। तो ये है उसका। वो दिखेगा ही नहीं, वो दिखेगा ही नहीं। मतलब सिंपल चीज है यार। अरे मेरा कैमरा धोखा दे दिया यार, मजा नहीं आ रहा है।
हो जा भाई स्टार्ट। मेरा कैमरा भूस हो गया। बढ़िया महंगा एचडी कैमरा लगवाया था यार मैंने। चलो सिंपल चीज है। मान लो मेरे कैमरे में आप अपना अपना मोबाइल का कैमरा देखो, उसको ऑन करोगे और ऑन करोगे तो आप उस मोबाइल के कैमरे में दिख रहे हो, उसके सामने खड़े रहोगे तब। लेकिन उस कैमरे से थोड़ा सा दूर चले जाओगे, दाएं बाएं बाहर चले जाओगे उस कैमरे के फोकस से, रेंज से बाहर, तो आप दिखोगे क्या? नहीं दिखोगे। तो वैसा ही है कि ये भाई 4000 से 400 के बीच में रहेगा तो दिखेगा, 4000 से 400 के बीच में नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा। तो ये तो सारे बाहर हो गए ना, तो इसलिए नहीं दिखते। और किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ पर कोई क्वेश्चन था? सर फिर C2H6 और C3H8 में कैसे समझ में आएगा डिफरेंस? हाँ, वो समझ में आएगा फिंगरप्रिंट रीजन से। ये बढ़िया क्वेश्चन था यार, ये मुझे डिस्कस करना चाहिए था। ये हो गया आपका C2H6 जो आप पूछ रहे हैं। ये हो गया C3H8। तो आप सिर्फ सही बोल रहे हैं भैया, इसमें तो फंक्शनल ग्रुप जो भी है वो दो तरीके का है, या तो CH है या तो CC है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, यही दोनों चीज है। तो दोनों में डिफरेंस कैसे पता लगेगा? भाई दोनों में डिफरेंस ऐसे पता लगेगा, इसका देखो, इसका जो चेन है 2 कार्बन का है, इसका चेन है 3 कार्बन का है। तो ये फिंगरप्रिंट रीजन में, फिंगरप्रिंट रीजन में इसका जो चेन है उसका अलग सिग्नल आएगा और इसका फंक्शनल ग्रुप का, सॉरी, ये दो वाले का अलग सिग्नल आएगा। तो फिंगरप्रिंट रीजन में डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस होगा, और फंक्शनल ग्रुप में देयर विल बी नो डिफरेंस। तो फिंगरप्रिंट रीजन से समझ में आएगा कि भैया ये अलग अलग कंपाउंड है। अच्छा क्वेश्चन था सर। तो सर ग्राफ ब्लैंक दिखेगा, मतलब किसमें ब्लैंक दिखेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या पूछना चाह रहे हैं शिवम? शायद आपका ऊपर का कमेंट में मतलब देख नहीं पाया हूँ। सर प्राइम में ये टॉपिक फिर से रिपीट करेंगे? सारे टॉपिक आपको फिर से पढ़ाए जाएंगे, ये केवल डेमो क्लास है। प्लीज एक्सप्लेन फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन मतलब ये जो स्केलेटन होता है ना, हमारा जो कंपाउंड है उसका जो स्केलेटन होता है, ठीक है, स्केलेटन का पूरा एक सिग्नल आता है अलग से, उसको हम लोग फिंगरप्रिंट रीजन बोलते हैं। और ये जो स्केलेटन का सिग्नल आता है दैट इज बेसिकली बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है, बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं। इसकी वजह से फिंगरप्रिंट रीजन में सिग्नल आता है, और इसका जो एनर्जी होता है लोअर एनर्जी लेवल पे होता है, ये लोअर एनर्जी लेवल पे होता है, ठीक है। और सारे कंपाउंड का डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल आता है। इसका जो रेंज होता है 1400 से बिलो होता है, ठीक है। बाकी अभी इसमें फिंगरप्रिंट डिजाइन अपना अपने आप में एक अलग टॉपिक है, तो उसको पढ़ाएंगे तो फिर से आधा एक घंटा लगेगा। तो वो चीज अभी नहीं पढ़ा सकते, वो आगे मतलब जो भी आप ज्वाइन करते हैं तो वो चीज कवर कराया जाएगा आपको डेफिनेटली। सर हाउ ब्यूटेन 2 ऑल एंड ब्यूटेन 1 ऑल विल डिफरेंशिएटेड? वही सेम चीज यार, फिंगरप्रिंट रीजन से, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट मतलब सेम हो गया ना, फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो गया, तो वहां पर फिंगरप्रिंट रीजन में डिफरेंट होगा। और आप क्यों समझ रहे हो कि आईआर रेंजेस से, आईआर से ही सारे चीज डिफरेंशिएट करना है। आपके पास यूवी भी उसके लिए यूज करोगे, एनएमआर भी यूज करोगे, मास भी यूज करोगे, तो पता लग जाएगा ना। चलो तो यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ, इस टॉपिक में इतना ही।